आपने सुना होगा, वक्त का पहिया ना घूमता ही घूमता है, लेकिन केजरीवाल के लिए वक्त का पहिया चक्कर घिन्नी बन के कुछ ज्यादा ही तेजी से घूम रहा है। जिस रामलीला मैदान ने पॉलिटिक्स में एंट्री कराई, उसी रामलीला मैदान में इस बार वो जा तक नहीं पाए, शपथ ग्रहण हुआ बीजेपी वालों का। जिस विधानसभा से लोगों को उठा उठाकर बाहर फेंकवाया, उस विधानसभा से पब्लिक ने बाहर कर दिया। और जिस सीएजी की रिपोर्ट पर हंगामा मचाकर कांग्रेस को खत्म किया, शीला दीक्षित को हराया, सत्ता में आए, उसी सीएजी की आज आई रिपोर्ट ने केजरीवाल का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। मतलब बॉस गजब पलट गया है टाइम केजरीवाल का। ऐसा दिन आ गया कि खुद अरविंद केजरीवाल पर खुलासे हो रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल की फाइलें खुल रही हैं। जिस सीएजी की रिपोर्ट दिखाकर केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी, आज उसी सीएजी की रिपोर्ट से दिल्ली में ऐसा तूफान आ गया, जिस तूफान में भविष्यवाणियां हो रही हैं कि बॉस अब केजरीवाल ऐसा जेल जाएंगे कि बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। और इस बार जेल गए तो जेल मंत्री भी उनकी पार्टी का नहीं होगा, तो सत्येंद्र जैन को जो मसाज वसाज मिल रहा था, वैसी कोई स्थिति वहां पे होगी नहीं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जो लोग नैतिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी की दुहाई देते थे, जिन पर इन्हीं वजहों से पब्लिक ने इतना भरोसा किया कि दो बार बम्पर जीत दिलाकर कुर्सी पर बिठाया, उन लोगों ने कभी इन सीएजी रिपोर्ट्स को सामने नहीं आने दिया। भाई, ये रिपोर्ट सामने तब आई जब दिल्ली में सरकार बदली, पब्लिक ने इनको कुर्सी से हटाया, बीजेपी के मुख्यमंत्री बना और उसने पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसको निभाया। क्योंकि आप देखिए, केजरीवाल सरकार ने 7 साल तक सीएजी की रिपोर्ट दबा के रखी। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी, बहुत ईमानदार थे, तो सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? आप तो सीएजी की रिपोर्ट पे हंगामा काट देते थे। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को पेश ही नहीं होने दिया गया। आज विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति की वजह से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ सरकारी खजाने को। अभी विधानसभा में सीएजी की 13 रिपोर्ट और रखी जानी है। सीएजी की सारी रिपोर्ट इसी विधानसभा सत्र में आ सकती है। मतलब आप सोचिए बॉस, जो आदमी ये बोल के पॉलिटिक्स में आया हो कि मैं पॉलिटिक्स बदल दूंगा, मैं पारदर्शिता लाऊंगा, मैं ईमानदारी की पॉलिटिक्स करूंगा, उसके राज में 7-7 साल तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं आने दी गई। और क्यों नहीं आने दी गई, वो अभी सीएजी की रिपोर्ट में जो लिखा है वो बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सीएजी की इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली की राजनीति में भयंकर बवाल आ गया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या शराब नीति, क्या मोहल्ला क्लिनिक, क्या शीश महल, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो लिखा है उसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो नेताओं को, दूसरों को कोस कोस के पॉलिटिक्स में आए और ये खेल कर रखा था अंदर ही अंदर। आज सीएजी की रिपोर्ट सामने आने पर जब ये खेल खुला है तो हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे आज सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल हुआ, उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी पिक्चर मैं दिखाता हूं सीएजी वाली। करिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। कि ये सारी जिंदगी जेल में करता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। भाई, बीजेपी तो ताल ठोक के कह रही है कि ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं बाहर कि केजरीवाल के लिए वो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। जिस सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली में बवाल हो रहा है, वो सीएजी रिपोर्ट तो मोदी की गारंटी थी। नरेंद्र मोदी ने, आपकी याद कीजिए, उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में जिस दिन सरकार बनेगी बीजेपी की, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और आज मोदी की गारंटी पूरी हो गई। आपको याद दिलाता हूं पीएम मोदी ने क्या कहा था कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनसे पैसा लौटाया जाएगा। फिर बताता हूं कि कैसे केजरीवाल की परेशानी बढ़ने की गारंटी बन गई है मोदी की गारंटी। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा।
विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मोदी की इसी गारंटी से आम आदमी पार्टी अब कांप रही थी कि भाई केजरीवाल की फाइल खुल जाएगी तो क्या ही होगा, सबको समझ में तो आता ही रहा होगा। भाई 7 साल से दबा के बैठे हैं, खुद तो पढ़े ही होंगे कि फाइल में क्या है। इसलिए आज जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी थी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एलजी का अभिभाषण जैसे ही शुरू हुआ, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे, जबकि कल ही हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि यह मुद्दा था भी नहीं, फोटो लगी हुई थी, लेकिन इनको तो हंगामा करना था। जब इस तरह से लगातार हंगामा होने लगा तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी पुराने दिन याद आ गए, जब बीजेपी के विधायक कोई बात करते थे तो यही लोग उनको घसीट कर सदन से बाहर निकलवा देते थे। बीजेपी के विधायकों को उठा उठाकर मार्शल से आम आदमी पार्टी की सरकार में फिकवाया जाता था। आज वही विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनकर बैठे हैं तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकलवा दिया। एक बार देखिए सदन के अंदर क्या हंगामा हुआ है, फिर आपको बताता हूं सीएजी की रिपोर्ट की फाइल में क्या है। विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। भैया वक्त सबका हिसाब कर देता है और यही केजरीवाल के साथ हो रहा है। कल तक केजरीवाल दूसरों को सदन से उठवाकर फेंकवाते थे, आज केजरीवाल के लोगों को उठा उठाकर बाहर कर दिया गया। हिसाब तो इस बात का भी होगा कि पिछले 10 से 12 साल में दिल्ली के अंदर जो भयंकर भयंकर कांड हुए, क्या दवा, क्या शराब, क्या शीश महल, बॉस गजब सरकार चली है दिल्ली में। मतलब पब्लिक का कोई ऐसा काम नहीं जिसको इन्होंने छुआ हो और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लग रहे। सारे कांड अब सीएजी की रिपोर्ट से सामने आ रहे हैं और ऐसा सच सामने आ गया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जिस सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली में तूफान मचा है, वो सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे, आप कहेंगे बॉस क्या ही चल रहा था। कितना प्रचार किया जाता था कि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड क्लास, हेल्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास। अरे भाई न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी अखबारों में खबरें छप रही थी कि गजब दिल्ली का मॉडल है। उस मॉडल की कहानी सीएजी की रिपोर्ट से पता चल रही है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इनमें ऐसी ऐसी बेसिक चीजें भी नहीं हैं जिनमें कई चीजें तो आपको आपके घर में मिल जाएंगी। जैसे 57 मोहल्ला क्लिनिक में ग्लूकोमीटर तक नहीं था भाई। 45 मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे व्यूअर नहीं है भाई, लगा एक्सरे लगा के देखते हैं ना कि भाई एक्सरे में क्या निकल, वो देखने के लिए मशीन नहीं है। 18 मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर नहीं था। आप सोचिए इस मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटा जाता था, थर्मामीटर नहीं बुखार नापने के लिए। 12 मोहल्ला क्लिनिक में वजन मापने की मशीन नहीं। 11 मोहल्ला क्लिनिक में बीपी जांचने की सुविधा नहीं, जबकि आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहता है कि पहले इनका बीपी और वजन चेक करो फिर आगे की बात करते हैं। बीपी नापने की जगह की व्यवस्था नहीं। 2 मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे निकले जहां डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है वो भी नहीं। अरे भाई आदमी किसी ड्रामे में भी डॉक्टर बनता है तो गले में स्टेथोस्कोप लटका लेता है कि उससे डॉक्टर लगेंगे। इन्होंने ऐसे डॉक्टर बैठाए जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं। क्या वो नापेगा, क्या समझेगा आपका क्या हाल है। ये है मोहल्ला क्लिनिक, ये सीएजी की रिपोर्ट में। जब बेसिक चीजें ही नहीं थी तो इलाज कैसे होता होगा आप सोच जाइए। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट से तो यह भी पता चला कि कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जो डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से महीने के 30 दिन में 23 दिन बंद रहते थे। 23 दिन, 30 दिन का महीना, 23 दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद है और उसका मॉडल बिक रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में।
सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ कि 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय का वक्त मिलता था कंसल्टेशन के तौर पे। 1 मिनट। ऐसा कौन महान डॉक्टर बैठा था जी कि 60 सेकंड में देखा और बोला कि हाँ ये जाओ निकलो। या तो उसके पास कुछ था ही नहीं, न थर्मामीटर है न ग्लूकोमीटर है, कुछ है ही नहीं, वजन मापने की मशीन नहीं, क्या चेक करता? तो पूछता होगा ठीक हो नहीं हो, जाओ भगवान ठीक करेंगे, ऐसा कुछ करता होगा। नहीं तो समझ में नहीं आता होगा। आप सोचिए, गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक जा रहा है और उसका इलाज कैसे हो रहा है? भेड़ बकरी जैसा कि 1 मिनट में निकलो निकलो बाहर निकलो। 60 सेकंड में डॉक्टर मरीज को देख लेता है। 60 सेकंड में तो नाम और उम्र पूछने में निकल जाते हैं। डॉक्टर क्या ही देखता होगा मरीज को? शक्ल देखने जाता था क्या, दिखाने जाता था क्या मरीज? यह है मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहा था। जिस मोहल्ला क्लिनिक का यह हाल है उसका डंका बजवाते थे भाई केजरीवाल। विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, सोचिए कैसे इकोसिस्टम काम करता है। पुरानी हेडलाइन दिखा रहा हूं आपको, इसमें लिखा है व्हाट न्यू दिल्लीज फ्री क्लिनिक कैन टीच अमेरिका अबाउट फिक्सिंग इट्स ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम। ये लोग भारत के पत्रकारों को, इंडिया अलायंस वाले कुछ लोग जो है वो गाली देते हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक में 30 दिन में से 23 दिन छुट्टी हो, 60 सेकंड का मरीज को टाइम मिलता हो, थर्मामीटर ना हो, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा था कि अमेरिका को सीखना चाहिए कि बाप रे बाप केजरीवाल जी क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाए। यह था हिसाब किताब। जिस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पर ऐसा प्रचार करवाया गया था, यह तो वर्ल्ड बेस्ट है, अमेरिका तक इससे सीख सकता है, उस मोहल्ला क्लिनिक का सच सीएजी की रिपोर्ट ने खोल कर रख दिया। न बेसिक इक्विपमेंट, न स्टाफ, न डॉक्टर ढंग का, न दवाइयां। अभी कम सुने हैं भाई, अभी खुलासा बचा है मोहल्ला क्लिनिक का। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कई मोहल्ला क्लिनिक में जरूरी दवाइयां तक नहीं थी, जबकि नियम यह है कि सभी स्टोर इंचार्ज को 165 जरूरी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। इतना ही नहीं, दवाइयों की सप्लाई में भी 3 से 6 महीने की देरी होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर में 165 जरूरी दवाओं में से 26 दवाइयां थी ही नहीं। तो पेशेंट को 60 सेकंड भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब न दवा है, न थर्मामीटर है, न स्टेथोस्कोप है, मुंह ही न देखा कि चला जाएगा डॉक्टर पेशेंट। रिपोर्ट में बताया गया कि जब दिल्ली के 4 जिलों के 81 मोहल्ला क्लिनिक में से 74 क्लिनिक का ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन हुआ, सुनिए क्या पता चला कि 35 मोहल्ला क्लिनिक में डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं था, 10 मोहल्ला क्लिनिक में पीने का पानी भी नहीं, 24 क्लिनिक में दवाइयां और इंजेक्शन को स्टोर करने के इंतजाम नहीं, दवाइयां खुले में पड़ी हुई थी, उन्हें हीट और मॉइस्चर से बचाने का इंतजाम नहीं। 21 क्लिनिक ऐसे थे जिनमें टॉयलेट की सुविधा नहीं, 15 ऐसे जिनमें पावर बैकअप नहीं, 6 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जिनमें एग्जामिनेशन टेबल तक नहीं, 71 ऐसे जिनमें भीड़ को मैनेज करने के लिए टोकन वेंडिंग मशीन नहीं। अब विदेशी अखबार में छप रहा है कि अमेरिका सीखे गजब का मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है। इसीलिए हारी पार्टी। ना तो दिल्ली का वोटर वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा है, और जो जा रहा है उस 60 सेकंड में निकल गया अगर बिना इलाज के, बिना दवा के, उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। अखबार में छापने से होगा? अखबार में तो छप गया, अब सीएजी की रिपोर्ट में छप गया। अब बताइए। इतना ही नहीं, कई मोहल्ला क्लिनिक बुनियादी जरूरतों के बिना ही चल रहे थे। जैसे 29 क्लिनिक में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, 20 क्लिनिक में मरीजों के लिए प्राइवेसी स्क्रीन नहीं थे, 31 क्लिनिक में दवाइयां रखने के लिए स्पेस नहीं था, 5 क्लिनिक में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। बॉस, ये ऐसी ऐसी बातें हैं। अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम के कहते हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लाएं। कोई इनको वोट करेगा ये सब सुनने के बाद कि ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बना के देते हैं? आम आदमी पार्टी को कौन भरोसा करेगा कि इनको सरकार में लाएंगे तो ऐसा करके देंगे? ऐसा मोहल्ला क्लिनिक पब्लिक चाहेगी क्या? सीएजी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार 7 साल में भी मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करने के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है, सुनिए बॉस, कान खोल के सुनिए। अभी आपका दिमाग खराब हुआ था शीश महल देख के। चलिए, शीश महल में भी रहते लेकिन पब्लिक को राजा जैसा ट्रीट करते तो कोई बात नहीं। खुद राजा जैसा रहे और पब्लिक को क्या बना के छोड़ दिए बॉस। टारगेट क्या था मोहल्ला क्लिनिक का? मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने टारगेट रखा था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। 1000।
और ये कब तक खोलना था? डेट दिए थे कि 31 मार्च 2017 तक हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। 1000 7 साल में यानी 31 मार्च 2023 तक कितना खोल पाए? 523, 523, ऑलमोस्ट आधा। इन 523 में भी 170 क्लिनिक ऐसे थे जो रेंटल बिल्डिंग में चल रहे थे और इसके लिए कितना किराया दिया जा रहा था इसकी डिटेल डिपार्टमेंट की तरफ से दी ही नहीं गई। हेल्थ केयर में एक और टारगेट है जिसे केजरीवाल सरकार पूरा नहीं कर पाई। साल 2016-17 से 2020-21 के बीच टारगेट था 32,000 अतिरिक्त बेड का, 1,235 बेड लगा पाए, यानी टारगेट का मात्र 3.86%। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बल्कि बाकी हेल्थ सर्विस पर भी केजरीवाल सरकार 10 से 12 साल में कोई तीर नहीं मार पाई। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोविड के दौरान जो वित्तीय मदद दी गई थी, दिल्ली सरकार वो रकम भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई। जैसे डायग्नोज करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 371 करोड़ रुपए की मदद दी गई, लेकिन इसमें से 68 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। पीपीई किट और मास्क के लिए केंद्र की तरफ से 119 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें से 83 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए केंद्र की तरफ से 52 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें भी 30 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। और हंगामा क्या था? मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी है। अरे बच्चों की वैक्सीन यहीं थी, जो पैसा दिया था बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बचाने के लिए, वो खर्चा काहे नहीं किए? पहले यह बताइए। मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ मॉडल का सच तो सीएजी रिपोर्ट ने बता दिया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। लेकिन यह तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। सीएजी की इसी तरह से कई रिपोर्ट हैं और सब में केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते दिख रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो सही से बने नहीं, पर शीश महल बनवाने में कोई कमी नहीं रही बॉस। सीएजी की रिपोर्ट में शीश महल को लेकर जो बातें कही गई हैं, आप वो भी सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक 4,778 स्क्वायर मीटर की जगह 6,974 स्क्वायर मीटर का गलत प्लॉट एरिया बताया गया। पीडब्ल्यूडी ने खर्च की दर को 50% बढ़ा दिया। खर्च की दर बढ़ाने से लागत 11,77,000 रुपए बढ़ गई। अनुमानित लागत से 13.21% ज्यादा रेट पर काम दिया गया। अनुमानित लागत से जो एस्टिमेट था शुरू में कि इतने में बन जाएगा, उससे 342% ज्यादा रेट पर काम पूरा हुआ। सोच रहे हैं आप? सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद अब बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी के नेता तो यह कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो हालत है इस रिपोर्ट के आने के बाद, अब केजरीवाल की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। एक बार बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर बताता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाले को लेकर क्या कहती है। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है, जो आलीशान बंगला बनाए, इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना, पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में यही कह रहे थे कि अगर उन्हें नहीं चुना तो जनता को हर महीने 35,000 का चूना लग जाएगा। लेकिन आज शराब घोटाले पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई, वो तो यह बता रही कि अरविंद केजरीवाल को चुनकर दिल्ली को 2,000 करोड़ के राजस्व का चूना लग गया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 करोड़ का नुकसान 4 वजहों से हुआ। पहली वजह, सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी। इससे 941 करोड़ रुपया के से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरी वजह, जिन ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया, उन लाइसेंस की दोबारा नीलामी नहीं की गई। इससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। तीसरी वजह, कोरोना के वक्त शराब के ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर
छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इस छूट को देने की कोई जरूरत भी नहीं थी। चौथी वजह, लोकल लाइसेंस धारकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट न लेने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब घोटाले को लेकर इस रिपोर्ट में और क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं वो भी आपको बताता हूं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई, लेकिन सिफारिशों को माना ही नहीं गया और इसका कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। तो फिर सिफारिश मतलब उनसे सलाह ली है क्यों विशेषज्ञों से, जब मानना ही नहीं था, खुद को ही विशेषज्ञ माने बैठे थे। जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें लाइसेंस दिए गए, जबकि नियम यह है कि शिकायत का निपटारा करने से पहले लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। थोक विक्रेता को भी लाइसेंस दिए गए जिससे हितों का टकराव हुआ। शराब नीति ने बाजार में मोनोपोली क्रिएट कर दी। शराब की टेस्टिंग कराने के नाम पर थोक विक्रेताओं के मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और यह टेस्टिंग के लिए लैब भी नहीं बनाई गई। रिटेल लाइसेंस देने से पहले उनकी संपत्ति, वित्तीय स्थिति या आपराधिक रिकॉर्ड की जांच तक नहीं की गई बॉस। पहले एक व्यक्ति को केवल 2 दुकानें संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में 54 स्टोर तक चलाने की अनुमति दे दी गई। इससे शराब व्यापार कुछ बड़े कारोबारियों के हाथ में चला गया, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जिन मामलों में छूट देनी थी उसमें कैबिनेट की मंजूरी ही नहीं ली गई, उपराज्यपाल से चर्चा नहीं की गई, जिससे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। एमसीडी और डीडीए की मंजूरी के बिना शराब की दुकानें खोल दी गई। जिस शराब को बेचने की इजाजत दी गई उसकी क्वालिटी रिपोर्ट ही नहीं थी। 51% विदेशी शराब मामलों में रिपोर्ट या तो पुरानी थी, गायब थी या उस पर कोई तारीख ही नहीं थी। आबकारी कानूनों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों पर कोई जुर्माना तक नहीं लगाया गया। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं बॉस, आप सोचिए। 2000 करोड़ का नुकसान हुआ सरकारी खजाने को, और उसमें नियमों को भाई ताक पे नहीं रखा गया। उन नियमों की तो धज्जियां उड़ा दी गई कि जैसा मन हम वैसा करेंगे। तभी केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। उनको यह फील होने लग गया था शायद कि हम मालिक हैं, हमका जैसा मन आएगा वैसे करेंगे। क्या पूछना एलजी से, क्या राय माननी है विशेषज्ञों की। इन्हीं सब खुलासों के बाद बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे और अब की बार पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे जेल से। सुनिए परवेश वर्मा को, फिर सीएजी की रिपोर्ट में और क्या क्या विस्फोटक खुलासे हुए हैं वो भी बताता हूं। अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। भाई परवेश वर्मा बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह के हालात बन रहे हैं केजरीवाल पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीजेपी ऐसी बातें इसलिए कह रही है क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसी 14 रिपोर्ट है, 14, जिसमें केजरीवाल या उनके लोग फंसते हुए दिखते हैं या उन पे फंसने के आरोप लग रहे हैं। भाई रिपोर्ट नंबर 1, राज्य फाइनेंस ऑडिट 2022 9 अगस्त 2023 को जमा की गई, 566 दिन से पेंडिंग है, केजरीवाल ने रखी नहीं विधानसभा में। रिपोर्ट नंबर 2, वाहन वायु प्रदूषण 2022 9 अगस्त 2023 को जमा कर दी सीएजी ने रिपोर्ट बनाकर, 566 दिन से यह भी पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 3, राजस्व, ईसीओ, सामाजिक और पीएसयू, ये 9 अगस्त 2023 को जमा हुई, ये भी पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 4, फाइनेंस अकाउंट्स 2021 से 2022, ये भी 566 दिन से पेंडिंग। रिपोर्ट नंबर 5, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी लंबे वक्त से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 6, देखभाल की जरूरत वाले बच्चे 2023 9 अगस्त 2023 को जमा कर दी गई। रिपोर्ट नंबर 7, राज्य फाइनेंस ऑडिट 2023 2 अगस्त 2023 को जमा की गई, 573 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 8, फाइनेंस अकाउंट्स 2022-2023 21 फरवरी 2024 को जमा की गई, 370 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 9, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी 370 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 10, राज्य फाइनेंस ऑडिट, ये 229 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 11, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 154 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 12, डीटीसी परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 77 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 13, राजस्व परफॉर्मेंस ऑडिट, 77 दिन से पेंडिंग है। आप सोचिए बॉस, ऐसी ऐसी रिपोर्ट अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार दबा के बैठी है और ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे।
कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आए, किसी पे आरोप लगे तो ही इस्तीफा हो जाना चाहिए। इनका हिसाब किताब ये होता था। अब 7-7 साल से, 500 दिन से, 400 दिन से, 200 दिन से रिपोर्ट सीएजी जमा करके दे दी इनको कि लीजिए बॉस, बना दिए रिपोर्ट, और ये विधानसभा को दिखाई नहीं रहे, और अब भी नहीं दिखता बॉस। अगर सरकार नहीं पलटती, पड़ा रहता, चूहा देखता कि चूहा आता, देखता अरे ये तो फाइल में कुछ और निकला है, वो पढ़ता जाके चूहा को बताता। अब तो पूरा देश सुन रहा है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट को दबाकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। सुनिए विजेंद्र गुप्ता को। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। आप यह भी समझिए कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, करती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसकी रिपोर्ट को कोई सरकार दबा सकती है, नियम क्या कहते हैं। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट तैयार होती है। इनके पास यह अधिकार होता है कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च और खातों की जांच करें। इसमें जो खामियां होती हैं उसे रिव्यू करता है और रिपोर्ट बनाता है सीएजी। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसके बाद उसे केंद्र या राज्य सरकारें अपने अपने सदन में पेश करती हैं। जब तक सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हो जाती, तब तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं मानी जाती। यानी इस पर एक्शन तभी हो सकता है जब इसको सदन में पेश कर दिया जाए, लेकिन सदन में इसे पेश करने को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए सामान्य तौर पर सरकारें अपनी गड़बड़ियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को सदन में पेश होने के लिए टाल देती हैं। इससे पहले बंगाल में भी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करने में देरी होती रही है। सीएजी की रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक का सच बताया गया, शीश महल का सच बताया गया, शराब घोटाले को लेकर कई चीजें सामने आई। इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी की बदहाली के बारे में भी है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो बचा है बॉस। दिल्ली में डीटीसी की हालत क्या हो गई, उसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से हुआ, जिसके मुताबिक 7 साल में 14,199 करोड़ का नुकसान हुआ डीटीसी को। डीटीसी के बेड़े की ज्यादातर बसेस पुरानी हैं, 45% बस उम्र पूरी कर चुकी है, नई बसें नहीं खरीदी जा रही थी, ई बस के कॉन्ट्रैक्ट में देरी हुई, 2009 से किराया ही नहीं बदला गया, मुफ्त बस सेवा से बोझ बढ़ा, हर 10 किलोमीटर पर 4.5 बस खराब होती हैं, मतलब एक औसत बताया गया, और गलत तरीके से रूट प्लान किए गए। 57% बसेस 814 रूट पर चलती हैं, बसों में पैनिक बटन काम नहीं करते, सीसीटीवी सर्विलांस लागू ही नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीटीसी को कुल कितना लॉस हुआ। सीएजी की रिपोर्ट कहती है, अगर आप डीटीसी का हिसाब देखिएगा, डीटीसी का नुकसान, जो बसेस चलती हैं दिल्ली में, वो डीटीसी के अंदर आती है। 2015-16 में वो कितना था नुकसान? 25,300 करोड़ रुपए का नुकसान डीटीसी को था। 2021-22 में डीटीसी का नुकसान कहां पहुंच गया? 60,750 करोड़ रुपए। यह है बॉस केजरीवाल मॉडल। 25,000 करोड़ का नुकसान 60,000 करोड़ पे, यानी 6 साल में नुकसान को डबल कर दिए। बताइए, कुछ तो डबल किए। सुविधाएं भले आधी से कम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन नुकसान डबल किया, कुछ तो डबल किया। यानी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बदलने की बात करने वाले केजरीवाल के राज में डीटीसी खस्ता हाल हो गई। नई बसें नहीं खरीदी जा रही थी, ज्यादातर बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो नई बसें खरीदी भी गई उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने डिपो में सैकड़ों बसें खड़ी हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें 2024 से यहां खड़ी हैं। बॉस सोचिए, क्या मतलब, मैं सोचता हूं क्या ही सरकार चल रही थी। बस खरीद करके खड़ा करके छोड़ दिए, लेकिन चला नहीं पाए। इन बसेस को मोहल्ला बस योजना के तहत ऑपरेट किया जाना था, लेकिन आज तक वो योजना ही शुरू नहीं हो पाई और ये बसेस खड़ी हैं। आपका पैसा चला गया, बस आ गई, लेकिन आपको सुविधा नहीं मिली। अब बीजेपी चलाएगी ये बसेस।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ठीक सामने के डिपो में ये बसें लगी हुई है। इन बसों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बसें जो है ये 2024 से ही यहाँ पर खड़ी है और ये जो बसें हैं ये दरअसल जो है ये मोहल्ला बस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार में तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने इन बसों को हरी झंडी दिखाई थी। ये जो बसें आप देख रहे हैं ये 100% ये इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और ये इसकी लंबाई जो इन बसों की वो 9 मीटर की है और इन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त में परिवहन करने का, उनके लिए ये सफर करने का उनकी ये इस योजना के तहत था। जो काम नहीं किए वो तो नहीं किए, जो कर सकते थे वो भी नहीं किए, बस खड़ी रह गई लेकिन चला नहीं पाए। सीएजी की रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी हंगामा करने लगी। आम आदमी पार्टी का लॉजिक सुनिए। इतने के बाद आप सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या बोल रही होगी। सुनिए आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है। खासतौर पर शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उल्टे नई शराब नीति की तारीफ कर दी और नुकसान का ठीकरा पुरानी शराब नीति पर फोड़ दिया। आतिशी ने कहा कि पुरानी शराब नीति से भ्रष्टाचार हो रहा था, नई शराब नीति पारदर्शी तरीके से लागू की गई, नई शराब नीति से भ्रष्टाचार को रोका गया। नई शराब नीति ढंग से लागू होती तो सरकार को 8,900 करोड़ का लाभ होता। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी शराब नीति की वजह से नुकसान हुआ। यह गजब का लॉजिक है बॉस। आतिशी के मुताबिक नई शराब नीति से भ्रष्टाचार कम हुआ और अगर इसे सही से लागू किया जाता तो सरकार का खजाना बढ़ जाता। लेकिन ढंग से लागू नहीं होने की वजह से सरकार को 2,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो बॉस पहली बात तो ढंग से लागू क्यों नहीं किए? मंगल ग्रह से किसी को बुलाना था ढंग से लागू करने के लिए, आप ही ना बनाए थे, आप ही की ना सरकार थी। शीश महल जैसा मन वैसा बना लिए, चमचमा के बना लिए, शराब नीति लागू करने में ढंग से हो नहीं पा रहा था। और दूसरी बात कि भाई बहुत शानदार शराब नीति थी तो कैंसिल काहे किए? इतनी शानदार नीति थी शराब नीति जो आप लाए थे, वो पिछला भ्रष्टाचार खत्म कर रही थी, बम कर देती दिल्ली सरकार को, तो वो नीति वापस काहे लिए? लेकिन सुनिए क्या तर्क दे रही हैं आतिशी। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे पहले कसूरवार नंबर 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ECIR करी। बॉस एक बच्चा था, एग्जामिनेशन हॉल में चोरी करते हुए पकड़ा गया। उससे कहा गया कि आप चोरी क्यों कर रहे थे, आप गलत काम कर रहे थे। बच्चे ने क्या बोला पता है? बच्चे ने बोला मैं जिम्मेदार नहीं हूं। 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला तो वो टीचर जिम्मेदार है जो मुझे चोरी का पर्चा लेकर अंदर आने से रोक नहीं पाया, उसकी गलती। दूसरी जिम्मेदारी इस पेन की, ये इसी पेन से ना लिख रहा हूं मैं, इसकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती है, ये चोरी करवा रहा मुझे ये पेन। और तीसरी जिम्मेदारी इस पेपर की कि मैं पर्ची से देख देख के लिख रहा हूं, पेपर लिखने क्यों दे रहा है मुझे। बॉस मतलब इस तरह के आरोप लगने के बाद इस तरह की बातें कहने के लिए अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। खैर पब्लिक ने कॉन्फिडेंस कम किया है, अब आगे क्या होगा वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के पहले क्या चल रहा है, सबसे जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मोदी योगी ने महाकुंभ में वो कर दिखाया जो 10 साल पहले कुछ सोच नहीं सकता था। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क तक पर महाकुंभ जाने वाले सनातनियों के लिए सबसे जरूरी रिपोर्ट का चैप्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की जो ब्रांडिंग की है उसकी झलक महाकुंभ ने पूरी दुनिया को दिखाई। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन पिछले 44 दिनों में महाकुंभ ने दुनिया को दिखा दिया कि इस देश में सनातन को लेकर जो आस्था है वो हर सवाल पर भारी साबित हुई।
144 साल बाद बने अद्भुत संयोग का गवाह बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट का रुख कर रहे हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान हर रोज औसतन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। कल महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है, जिसके लिए एक बार फिर महाकुंभ में महाभीड़ जुटने लगी। प्रयागराज में संगम तक श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुके हैं और प्रयागराज की तरफ जाने वाली सड़कों पर कई जगहों पर जाम लग चुका है। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क तक पर हर तरफ सनातनियों का रेला दिख रहा है। अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां की सबसे जरूरी और सटीक रिपोर्ट आपको अभी दिखाऊंगा। महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था के सैलाब के बहाने सीएम योगी ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर आज बड़ा अटैक भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कैसे हर बात पर सनातन का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए महाकुंभ में महाशिवरात्रि के स्नान के लिए कैसे महाभीड़ जुट रही है। ये तस्वीरें जो अब आपको दिखा रहा हूं वो प्रयागराज के संगम नोज की है, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी इसी त्रिवेणी पर स्नान करने की इच्छा लिए महाकुंभ पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आज से ही संगम नोज पर भारी भीड़ जुटने लगी। हर श्रद्धालु चाहता कि कल ब्रह्म मुहूर्त में वो महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था की डुबकी लगाए। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से महाकुंभ में पहुंचने पर नजदीकी घाटों पर स्नान करने की अपील की, लेकिन फिर भी संगम नोज पर किस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है उस पर जरा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको बताता हूं कि 10 साल में मोदी योगी ने जो ब्रांडिंग की है उसका क्या इंपैक्ट दिख रहा है। आप देखिए यह संगम नोज है और आप देखेंगे यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो अभी से इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रात में ही यहाँ पर संगम के किनारे पहुंच जाए और उसके बाद आज रात में प्रतीक्षा करने के बाद कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद अपने गंतव्य तक जाएं। कल शिवालयों में भी यहाँ पर भीड़ रहने वाली है। लोगों की कोशिश है कि कल यहाँ से जो जल है वो लेकर और महादेव को अर्पित किया जाए, महादेव को चढ़ाया जाए। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में अभी आपको पहुंचे हुए नजर आएंगे। यह आंकड़ा बढ़ेगा और अब तक जो आंकड़ा मिल पाया है उसके मुताबिक संगम के अंदर पिछले 44 दिनों में लगभग 63 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है और अभी कल तक का आंकड़ा आना बाकी है। तो आप समझिए लोगों की भीड़ कितनी है, लोगों में उत्साह कितना है, लोगों में ऊर्जा कितनी है। और ये लोग जो है यही आस्था के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई 2 दिन पहले वीकेंड था, कल महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है। ऐसे में प्रयागराज की तरफ आने वाली ज्यादातर सड़कें फिर जाम होने लगी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। कुछ जगहों पर तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। लेकिन आस्था ऐसी कि जाम की खबरों के बाद भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है भाई लास्ट डे एक बार चला जाए, संगम में डुबकी लगा ली जाए। संगम के एंट्री पॉइंट पर दोपहर के वक्त ट्रैफिक का क्या हाल था उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाता हूं। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो भी आपको नजर आएंगी और ट्रैफिक जाम जैसे हालात जो है वो बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये चुंगी चौराहा है, ये संगम का एंट्री पॉइंट है। मेला क्षेत्र जाने के लिए यही एक रास्ता है जहां से आप अंदर जा सकते हैं, जो लोग सिविल लाइंस या फिर प्रयागराज शहर की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से भी जाम जैसे हालात लगे हुए आपको नजर आएंगे। चाहे ऑटो रिक्शा की बात की जाए, प्राइवेट व्हीकल्स की बात की जाए, सभी गाड़ियां आपको यहाँ पर फंसी हुई नजर आएंगी। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही है, प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था भी की है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो संगम घाट तक अपनी गाड़ी से ही पहुंचे, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि क्षेत्र में इतनी सारी गाड़ियों का प्रवेश और पार्किंग यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रशासन ने कहा भी है कि जहाँ आपको पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है वहाँ आप गाड़ियों को पार्क कीजिए, लेकिन देखिए लोग बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो जाम जैसे हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ आने वाले लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। जैसे ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पहुंची, ट्रेन के दरवाजों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग ट्रेन में घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और जिनको दरवाजे से चढ़ने में कामयाबी नहीं मिली वो खिड़कियों से ट्रेन में घुसने लगे। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महाभीड़ जुटने की उम्मीद है, लेकिन सीएम योगी कोई गड़बड़ी होने देने के मूड में नहीं और इसलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में जबरदस्त क्राउड मैनेजमेंट दिख रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि संगम के कई घाटों पर हालात सामान्य दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस तरह मैनेजमेंट किया है कि किसी एक घाट पर भीड़ जमा ना हो, बल्कि अलग अलग घाटों पर भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिसका असर संगम के घाटों पर दिखाई दे रहा है।
अब जरा घाट पर क्या तैयारी है कल की, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। फिर महाशिवरात्रि के लिए सीएम योगी ने क्या महा तैयारियां की हैं वो दिखाता हूं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये संगम का क्षेत्र है जहां पर तमाम श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही ये सेक्टर नंबर 19 और 20 का क्षेत्र है जहां पर ये घाट बनाया गया है। मेला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर रखी है क्योंकि कल महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ सकती है। ऐसे में तमाम जगहों पर लगाए गए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए सभी को अनाउंसमेंट करके श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि तमाम जगहों पर घाट बनाए गए हैं, वो वहीं पर ही स्नान करें। और यही कारण है कि तमाम घाटों पर भीड़ जो है वो काफी अधिक नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ को जो है तमाम घाटों पर डिवाइड कर दिया गया है। इसके साथ ही जो संगम का क्षेत्र है वहां पर भीड़ को ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए तमाम फोर्सेस वहां पर नियुक्त किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी भीड़ जुटने का अनुमान है, जिसका अंदाजा सीएम योगी को भी है। इसलिए महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल के लिए तैयारियां की गई। जैसे भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला हुआ, जबकि महाशिवरात्रि पर हर साल शहर में 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन प्रशासन के समझाने पर मंदिर कमेटियां शोभा यात्रा नहीं निकालने पर तैयार हो। सोचिए, महाकुंभ की वजह से अगर किसी और यात्रा को इस तरह रोक दिया गया होता तो महाकुंभ पर सवाल उठ रहा होता। इकोसिस्टम अब तक छाती पीट लेता कि बाप रे बाप, दूसरे धर्म के लोग अपनी यात्रा भी नहीं निकालें क्या। लेकिन आप देखिए कि सनातन कितना, मतलब आपको क्या कितना बड़ा दिल करना सिखाता है। जिस दिन भगदड़ मची थी उस दिन आपको याद होगा अखाड़ों ने अपना स्नान छोड़ दिया था कि नहीं, पहले भीड़ को मैनेज करने दीजिए, आम लोगों को स्नान करने दीजिए। और अब शोभा यात्रा जो है उसको बोला गया कि सर टाल दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ है, तो टाल दिया लोगों ने। भीड़ से बचने के लिए आज शाम 6 बजे से पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी। श्रद्धालुओं से प्रयागराज में उनके एंट्री पॉइंट के नजदीक बने घाटों में स्नान करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से स्नान करने के तुरंत बाद घाट से लौटने की भी अपील की गई है, ताकि घाट पर ज्यादा भीड़ न बढ़ पाए। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। शहर के एंट्री पॉइंट से श्रद्धालुओं के लिए 750 शटल बसेस का इंतजाम किया गया है, ताकि उन्हें ज्यादा चलना न पड़े पैदल। ये सभी शटल बसेस श्रद्धालुओं को संगम के मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए लगाई गई है। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा बढ़ी तो शटल बसेस के अलावा रोडवेज की 1200 रिजर्व बसेस भी रखी गई है। तो एक चीज आप भी ध्यान रखिए, जहां मौका मिल रहा है वहीं स्नान कर लीजिए। सिर्फ संगम नोज पे करेंगे ये ठान के मत बैठिए, सब जगह पुण्य मिलेगा बॉस। और स्नान करके तुरंत चले जाइए ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले और वहां पर जाम ना पड़े। महाशिवरात्रि के इंतजामों को देखने के लिए खुद सीएम योगी शनिवार और रविवार को प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। लखनऊ से लगातार महाकुंभ में इंतजामों की मॉनिटरिंग हो रही है। सुनिए महाकुंभ में किए गए इंतजामों पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताता हूं महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने क्या कहकर नया विवाद छेड़ दिया। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते। और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद लेकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं किए जाने का हवाई दावा नहीं कर रहे। भाई, पिछले 1.5 महीने में देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच चुके हैं और महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा 66 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ महाकुंभ ने कैसे नए रिकॉर्ड बनाए। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पर 1,70,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान में 7,64,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरे अमृत स्नान के दिन 2,57,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और जो लोग भी महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो महाकुंभ में किए गए इंतजामों की तारीफ ही करते हुए वापस लौट रहे हैं। सुनिए पब्लिक को। योगी जी ने कहा है जिसने जो देखना चाहा महाकुंभ में उसको वो दिखा। आपको इस महाकुंभ में क्या दिखा? सर, इस महाकुंभ में बहुत अच्छा लगा जो है,
हमारे मोदी जी योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको क्या दिखा महाकुंभ के? यहाँ पे तो योगी जी की बहुत सारी सुविधाएं दिखी, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की योगी जी ने, बाकी तारीफ ही लायक है। कैसा लग रहा है संगम आके? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत योगी जी की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। मोदी जी की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पूरे हिंदुस्तान में छा गई है, विदेशों तक लहर जा गई है इसकी। क्षेत्र मथुरा से आया हूँ और इतनी भीड़ देखते हुए यहाँ की व्यवस्था कहेंगे बिल्कुल नंबर 1 है। योगी जी और मोदी जी ने जो हिंदुत्व का परचम लहराया है वो आज पूरी दुनिया को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हम सब एक हैं, हमारा हिंदुत्व एक है, सनातन धर्म एक है। अब यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही कि भाई जिस हिंदू को जाति में बांटने का प्रयास होता है वो हिंदू एक होने की बात कैसे कर सकता है? फिर वो जाति वाले कार्ड का क्या होगा? लोग भर भर कर इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ पर सीएम योगी को घेरा, श्रद्धालुओं के आंकड़े पर तंज किया। सुनिए अखिलेश यादव। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे, अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज, तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। और एक बार तो सुनने में आया कि कुछ लोग गुब्बारे से उड़े थे, गुब्बारे में आग लग गई। इतनी आग कभी कुंभ में नहीं लगी होगी जितनी इनकी सरकार में आग लगी है। लगता है ये न कुंभ में ही आग लगा दी। अब कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब सरकार को ऐसे आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। हमारे जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं, लगभग 75 करोड़ स्नान कर चुके हैं वहां पर। और 1 महीना कुंभ चलना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग सब लोग स्नान कर पाएंगे। कुंभ में कितनी बार आग लगी इसका आंकड़ा तो अखिलेश यादव गलत बता ही रहे, लेकिन अंदर अंदर आग कहीं और भी लगी हुई है। जब बोलते हैं तब पता चल जाता है। खैर, महाकुंभ में देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियां आस्था की डुबकी लगा चुकी। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने भी महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच आस्था की डुबकी लगाई और पवित्र जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया। नुपुर शर्मा जब संगम में स्नान कर रही थी तब उनकी चारों तरफ सुरक्षा कर्मी खड़े नजर आए। दरअसल बार बार धमकियां मिलने की वजह से नुपुर शर्मा बहुत कम ही सार्वजनिक जगहों पर दिखती, लेकिन तमाम खतरों के बावजूद हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली नुपुर शर्मा महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच गई। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सनातन की ऐसी ब्रांडिंग की है बॉस पिछले कुछ समय में कि महाकुंभ में स्नान के लिए बॉलीवुड वालों की भी लाइन लगी हुई है। भाई, एक वक्त था जब बॉलीवुड वाले घबराते थे कि कहीं ऐसे कार्यक्रम में चले गए तो फिल्में मिलना ना बंद हो जाए, क्योंकि बॉलीवुड पर तो लेफ्ट की सोच का बड़ा प्रभाव रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग दिखा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। भाई, कल कटरीना कैफ गई अपनी सास के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची। कटरीना कैफ, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ गई, त्रिवेणी में स्नान किया। रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थडानी के साथ महाकुंभ पहुंची, जहां दोनों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी ने स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत दूसरे साधु संतों से मुलाकात भी की। रवीना टंडन और उनकी बेटी स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ भजन कीर्तन भी करती दिखाई दी। इस दौरान कटरीना कैफ भी वहां पे नजर आई। आप सोचिए, 10 साल पहले अगर ये तस्वीर आ जाती कि बॉलीवुड की कोई हीरोइन अपने बच्ची के साथ बैठी है या हीरोइन ही बैठी है जैसे कटरीना कैफ बैठी है, बाप रे बाप, इनको टेंशन हो जाती कि फिल्म मिलेगी कि नहीं। अब देखिए, लोग जा रहे हैं। ये बदला है पिछले 10 साल में मोदी योगी, स्पेशली नरेंद्र मोदी ने, कि भाई तुम अपना धर्म मानते हो तो इससे तुम कम्युनल नहीं हो जाते हो। खुल के बोलो ना कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं जाता हूं महाकुंभ में। और एक जमाना था भाई कि जब भारत की पहचान गरीब देश, गरीबी, गंदगी, महाकुंभ में अरे गरीब लोग आते हैं, गंदगी होती, इस तरह की पहचान बनाई गई थी। आप इसी महाकुंभ को देखिए ना, दुनिया भर से लोग आए और ब्रांडिंग क्या है कि बॉस ऐसा आयोजन हो रहा है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। विदेशी व्लॉगर वगैरह आके वीडियो बना रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पे हो रहा है। यह है सनातन की ताकत, यह है सनातन की ब्रांडिंग जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाई। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी के बाद ट्रंप निशाने पर। अगले 30 दिन में ट्रंप सरकार गिर जाएगी क्या? डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के वो धमाके जिससे उनके अपने ही घायल हो गए हैं। ट्रंप, मोदी, पुतिन, जिनपिंग, वर्ल्ड ऑर्डर में गजब खेला। यूक्रेन तो काम से गया क्या? अब इसका चैप्टर। इस वक्त दुनिया में एक आदमी ने खलबली मचाई हुई है और वो है डोनाल्ड ट्रंप।
ट्रंप रोज सुबह उठते नया बम फोड़ देते हैं। ट्रंप के फैसलों से अमेरिका में तो हड़कंप मचाई हुआ है, पूरी दुनिया हिली हुई है। लेकिन जब ट्रंप ये सब कर रहे हैं तब एक ऐसी खबर आ गई जिससे खुद ट्रंप हिल जाएंगे। यह खबर ट्रंप के लिए उसी तरह की है जैसे हमारे यहां लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा था। कुछ लोग हमारे यहां ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव के बाद हर महीने नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवा रहे थे। कोई कह रहा था कि अगस्त में गिर जाएगी, कोई कह रहा है सितंबर नहीं पार कर पाएंगे, कोई कहा नहीं सितंबर कर गए तो क्या अक्टूबर में देख लेना एकदम नरेंद्र मोदी लड़खड़ा के गिर जाएंगे। लेकिन मोदी तो वही है जो गिराना चाह रहे थे, वो खुद गड्ढे में गिर गए। यही ट्रंप के साथ हो रहा है। मोदी के बाद ट्रंप निशाने पर आ गए ऐसा लग रहा है। अमेरिका में कुछ लोग माहौल बनाने लगे हैं कि ट्रंप की सरकार अब कुछ दिन की मेहमान है और अगले 30 दिन में ट्रंप की सरकार गिर जाएगी। विपक्ष के लोगों का दावा है कि अमेरिका की पब्लिक राष्ट्रपति ट्रंप से परेशान हो गई है और दूसरी तरफ ट्रंप सरकार में बगावत शुरू हो गई है। इन सारी बातों को देखते हुए ट्रंप सरकार 30 दिन की मेहमान है ऐसे दावे होने लगे, जैसे यहां इंडिया में हो रहा था। ट्रंप के खिलाफ 30 दिन वाली भविष्यवाणी के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं पहले उन्हें समझिए। अमेरिका में डेमोक्रेटिक रणनीतिकार जेम्स कार्वेल के मुताबिक ट्रंप सरकार अगले 30 दिन में गिर जाएगी। जेम्स ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसने पब्लिक की चिंता बढ़ा दी, जिसमें इमिग्रेशन और ट्रांसजेंडर को लेकर ट्रंप ने जो फैसले लिए उससे अमेरिका की जनता नाराज है। पब्लिक के नाराज होने की दूसरी वजह यह भी है कि एलन मस्क को ट्रंप की टीम में शामिल करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई। इसके अलावा एलन मस्क और FBI चीफ काश पटेल में तनातनी हो गई है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को FBI का डायरेक्टर बनाया था, लेकिन काश पटेल ने एलन मस्क की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन बॉस, ये जो इकोसिस्टम कह रहा है कि ट्रंप की सरकार 30 दिन में गिर जाएगी, ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर, इमिग्रेशन रोकने के मुद्दे पर, घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर, या भाई हाथ खींच रहे हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, भाई ट्रंप तो यही सब वादा करके आए हैं। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बिना चुनाव में बताए हुए और आके शुरू कर दिए? पब्लिक ने इसी के नाम पे वोट दिया कि ये करिए बॉस, हमको यही चाहिए। हालांकि जेम्स कार्वेल वही आदमी है जो कुछ दिन पहले तक कमला हैरिस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। इससे पहले भी जेम्स कार्वेल ने हिलेरी क्लिंटन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका में डीप स्टेट के लोग इस जेम्स कार्वेल की भविष्यवाणी को हवा दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस पूरे माहौल पर तगड़ा जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में लैंडस्लाइड जीत हासिल की है। सभी 50 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई, जो एक रिकॉर्ड है। हमारे पास अब तक के सबसे अच्छे वोटिंग नंबर है। ट्रंप ने आगे कहा कि जिस डेमोक्रेट को जेम्स कार्वेल जैसे टूटे फूटे हारे हुए चलाते हैं, इनका दिमाग और शरीर कमजोर है, ये पागल हो रहे हैं, इन्हें यह नहीं पता कि अब करना क्या है। डेमोक्रेट ने अपना आत्मविश्वास और उत्साह खो दिया है, इन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। भाई ट्रंप तो खुला बोलते हैं, कह रहे इनके पास बुद्धि खत्म हो गई है, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तो ट्रंप तो कह रहे हैं भैया हिसाब क्लियर है, उनकी सरकार कहीं नहीं जा रही, वो टिके हुए हैं, वो बने हुए हैं। जैसे यहां मॉल बना रहे थे वैसे वहां लोग बना रहे हैं।